हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जैसे कि अपनी प्रीवियस जो हमारी चल रही है यूनिट 4th यूनिट चल रही है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की, जिसका नाम है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे। अब सेकंड जो न्यूमेरिकल में सोल्व करा रहे हो ना, थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना यहाँ पे वैल्यूज़ का, उसी को हमने समझना है। यहाँ पे कई बार बच्चे हमारे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में ना हमारा क्या था कि इसमें ये पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, अपना डायग्राम आपको दिख रहा है विद वैल्यूज़ ऑफ आपके रजिस्टर की, कैपेसिटर की, इंडक्टर की एंड आपकी वोल्टेज की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि कैलकुलेट कीजिए ब्रांच करंट I1 I2, यानी कि दोनों ब्रांचेज में करंट जो डिवाइड हुआ उसकी वैल्यू क्या है, इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, इससे कितना। सेकंड थिंग क्या कहता है कि टोटल करंट भी हमें नहीं पता है कितना, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से करना है, हमने अभी फेजर मेथड को ही थ्योरेटिकली किया है, समझा है, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो मेथड है उसी के ही न्यूमेरिकल चल रहा है। नेक्स्ट मेथड उठाएंगे, कराएंगे पहले उसके थ्योरी, फिर उसका न्यूमेरिकल पार्ट उठाएंगे। चलो, सबसे पहले हम समझते हैं सर्किट में। यहाँ पे डिफरेंस अगर हमें दिख रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि जब हमें I1 करंट फाइंड आउट करना है, अगर मैं ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये R है, ये C है, यानी कि कंबाइंड मेरा क्या हो गया, इस जो टोटल मेरा जो रेजिस्टेंस टोटल जो मैं फाइंड आउट करूंगी ना दोनों का मिला के, उसके हम बोलते हैं इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Z1 से। अब जो मेरा इम्पीडेंस है फर्स्ट ब्रांच का क्या होगा और सेकंड का क्या होगा, तो उसको निकालना है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, अब सबसे पहले हमें अगर स्टेटमेंट होती है तो मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे सर्किट ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप का यहाँ पे फंडा खत्म है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, करंट फाइंड आउट करना है। सीधा करंट फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले वहाँ का इंपीडेंस पता होना चाहिए, हर ब्रांच का कितना है। दो ब्रांचेस है, Z1 Z2 फाइंड आउट करना है। अब Z1 जब मैं फाइंड आउट करूँगी तो यहाँ पे ना मेरा एक कन्फ्यूजन है बच्चों, देखना ध्यान से। ये ठीक है, मेरा रजिस्टर ओम में ही आएगा, मुझे ये भी ओम में चाहिए, लेकिन ये ओम में नहीं है। अब इस चीज़ को मैं क्या करूंगी, ये मेरे को दे रखी है उसने कैपेसिटर की वैल्यू, ना कि उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं XC। आपने ये पढ़ा हुआ है। अब वो XC मेरा कैसे फाइंड आउट होगा, उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको माइक्रो में ये दे रखा है, ये दे रखा है मिली में। माइक्रो मिली की वैल्यू पता है ना, माइक्रो होता है मेरा 10⁻⁻⁶ और जो मिली होता है वो होता है मेरा 10⁻⁻3। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे बच्चों को, क्योंकि बच्चे अक्सर ना भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये भी मैं बहुत माइनर स्टेप है, लेकिन इसको मैं बता रही हूँ ताकि न्यूमेरिकल में कोई समझने में कोई गलती ना हो। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली ब्रांच में भी उसने क्या दे रखी है, इंडक्टर की वैल्यू हेनरी में दे रखी है, मिली हेनरी, माइक्रोफैरेड में कैपेसिटर की वैल्यू। यहाँ पे मुझे XL फाइंड आउट करना है। जब मेरा XC होता है ना, उसकी जो यूनिट होती है ना वो ओम होती है। जैसे ये यूनिट ओम हो जाएगी ना, मैं Z1 का फार्मूला अप्लाई करके R1 और ये XC1 लेके मैं अपनी इस ब्रांच का इंपीडेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। गॉट इट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अपना X, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे नाउ, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्व फॉर रिएक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ब्रांच। कौन सी ब्रांच का, फर्स्ट का, और ब्रांच I1 जो जिससे हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं XC1। ये क्या होता है, XC1 किसके इक्विवेलेंट होता है, हमें पता है कि XC1 इक्विवेलेंट होता है 1/ωC1। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी 2πf और C1। अब यहाँ पे हम सीधा ना वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, अभी वैल्यू क्या रहेगी ओमेगा की, ये वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/2 गुना में पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 गुना में C1 की वैल्यू कितनी गिवन है 50 माइक्रोफैरेड, यानी कि 50 इंटू में 10⁻⁻⁶। ठीक है जी। अब इसी चीज़ को हम सोल्व करेंगे। इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो जब भी हमारा ना डिनोमिनेटर में माइनस में कोई पावर, माइनस की पावर में कोई वैल्यू पड़ी होती है ना, तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। अब मेरा जो XC1 है वो क्या आएगा, इसको मैं ऊपर ले जा सकती हूँ ना 10⁻⁻⁶, और नीचे मेरा क्या कुछ रहेगा, ये सब कुछ मेरा नीचे रहेगा। अब देखना ये मेरा ना 50 गुना में 50, यहाँ पे 2 जीरो ऑलरेडी जनरेट हो रही है। इन 2 जीरो से मैं इसकी 2 जीरो कट कर सकती हूँ, रेज की टू पावर 10⁻⁻⁶ है, तो मैं इसको 4 जाएगा ना, ऊपर होके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया ना। ये क्या किया मैंने, इन 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल करके ये मेरा क्या बचा है, ये बचा 25, 5 गुना में 5 गुना में, तो यानी कि 25 गुना 50 गुना में पाई की वैल्यू एज इट इज है 3.14। ये ऊपर जाके क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल होगी प्लस के साथ इसकी माइनस की, तो ये 10⁻4 बचा है। अब 10⁻4 डिवाइडेड बाय, यानी कि ये क्या बचा है मेरे पास 1 2 3 और 1 4 जीरो डिवाइडेड बाय, ये जो मल्टीप्लाई आएगी ना
ये आएगी मेरी 157। 50 को जब हम 3 से गुना करेंगे ना, 5 से 15 .14 भी है तो 157। ये जब हम सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी मेरी 63.69 ओम। मतलब मेरा क्या निकल चुका है, XC1 की वैल्यू निकल चुकी है। जब मेरे XC1 की वैल्यू निकल चुकी है तो मैं Z1 की वैल्यू भी आराम से निकाल सकती हूँ। अब मेरा Z1 क्या होगा, यहाँ पे मेरा आसान सा काम होगा, दोनों मेरे को वैल्यूज अब ओम में मिल गई है। तो फर्स्ट ब्रांच का क्योंकि इंपीडेंस ऑलरेडी ओम में होता है, यूनिट हमें सेम रखनी है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, वही फॉर्मूला अपना प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। R1 की वैल्यू गिवन है 60 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर आएगा, 63.69 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये इनका जो हम सोल्व करेंगे ना, 60 का स्क्वायर ये आएगा मेरा 36, ये आ जाएगा मेरा 3600 प्लस में ये 63 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरा 4052.6 अंडर द रूट। अब ये जो मेरा Z1 है ना, ये इसका दोनों का जोड़ कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7652.6 और Z1 की जो वैल्यू आएगी अंडर द रूट जब हम इसको कर लेंगे तो Z1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 87.48 ओम। अब ये आ गई मेरी Z1 की वैल्यू। जब मेरा Z1 निकल गया तो हम अपना आराम से यहाँ पे यहीं पे अपना काम खत्म करेंगे, I1 करंट भी निकाल लेंगे। I1 क्या होगा, V डिवाइडेड बाई Z1। V डिवाइडेड बाई Z1 यानी कि वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 500 वोल्ट है, ठीक है जी। Z1 अभी हमने निकाला है 87.48। तो ये हमारा जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरी जो I1 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 5.7 एम्पियर। अब ये आ गया। अब देखिए मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है। अगर वो कहता है सिर्फ ब्रांच करंट फाइंड आउट कीजिए और ब्रांच करंट का मेन वोल्टेज के साथ ना फेज एंगल भी फाइंड आउट करना है, इस तरह पूछता तो मुझे सिर्फ ब्रांच करंट निकालना पड़ता और एंगल φ1 और φ2 दोनों अपने ब्रांच करंट्स के कोरस्पॉन्डिंग। कौन सा एंगल, इस करंट का इस वोल्टेज के साथ एंगल, फेज एंगल कौन सा, ये करंट इस वोल्टेज के साथ क्या एंगल बनाता है, क्योंकि कैपेसिटर होके जाएगा ना, यहाँ पे तो एंगल कुछ नहीं बनाएगा क्योंकि एक ही फेज में रहते हैं वोल्टेज और करंट। यहाँ पे लीड करेगा ना करंट तो एंगल बनेगा कुछ ना कुछ, वोल्टेज से आगे चलेगा। यहाँ पे लैग करेगा तो एंगल बनना है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इनको हम बोलते हैं फेज एंगल। अब हम यहाँ पे ना टोटल करंट के लिए हम फेज एंगल की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं अपना φ1 एंगल। φ1 एंगल क्या होता है मेरा tan इनवर्स, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है तो XC1 डिवाइडेड बाई R1। XC1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 63.69 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि ये बचा हमारा tan इनवर्स। φ1 की वैल्यू क्या आएगी, φ1 की जो वैल्यू आई है मेरी tan इनवर्स, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा मेरा 1.06, यानी कि 1.06। और इसको जब हम कैलकुलेटर से इसको जब हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे ना डिग्रीज में, ये आएगी मेरी φ1 की वैल्यू आएगी मेरी φ1 यानी कि tan इनवर्स 1.06 कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, ये होता है हमारा 46.7 डिग्री। इसको ब्रैक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये अपना निकल चुका है। अब हम चलते हैं अपना Z2 निकालने। नाउ दूसरा काम क्या हमारा क्या है कि हमें Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अब Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। यहाँ पे डायरेक्ट हमें ना ओम में नहीं दी हुई वैल्यू, उसने दे रखी है इंडक्टर की वैल्यू। यहाँ पे हमें अब निकालना पड़ेगा अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL। तो XL2 कैसे निकलेगा, दूसरी ब्रांच का है ना तो इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। XL2 किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है हमारे ओमेगा L2 के बराबर। ओमेगा क्या था हमारा 2 पाई f और L की वैल्यू कितनी गिवन है, ये सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग में 250 यानी कि L2। तो इनको हम सोल्व करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे सीधा सीधा 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 50 मल्टीप्लाइड बाय 250 मिली में है तो 10⁻⁻3, ठीक है जी। अब -3 है तो यहाँ पे मेरा जो x2 की जो वैल्यू आएगी इस केस के लिए वो क्या आएगी वो देख लेते हैं। अपना x2 मेरा कितना आएगा, करो इसको सोल्व। अब जब यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रही हूँ ना ये वाला केस, तो ये वैल्यू मेरी क्या है, ये ऊपर है ना -3, तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना रहे किसी भी बच्चे को। इसको मैं नीचे ले जाऊँगी, कैसे करूँगी मैं, एक स्टेप सिर्फ इसलिए बढ़ा रही हूँ कि कुछ बच्चों को क्या हो जाता है कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर भी वो कुछ हद तक अपनी कैलकुलेशन कर पाएँ। कैसे करोगे,
10⁻³ को नीचे जाएगा तो 1/10⁻³ करूँगी, यानी कि मैंने खोल दिया है। 10 की भाग क्या करते हैं 1000 होता है। यहाँ पे जीरोस कट करो, कितनी हो सकती हैं, एक ये जीरो कट हो गई, एक ये, यानी कि 2 तो ये गई। अच्छा जी, ये कट हो गया अपना 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा काम हो गया आसान। अब हम निकालेंगे अपना Z2। Z2 में मैं डायरेक्ट रख सकती हूँ ना वैल्यू, टाइम सेव करने के लिए। इसमें भी R की वैल्यू हमारी 60 है। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये 60 था, प्लस में XL2 की वैल्यू कितनी है मेरी अब 678.5 का स्क्वायर, 60 का क्या आ जाएगा 3600, प्लस में इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6162.2 अंडर द रूट। और इसको एक स्टेप और चाहे बढ़ा लो इसको, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई एक डाउट ना रहे कि गलत कैलकुलेट हुआ। आप खुद से भी करना, कहीं भी गलती मेरे से भी हो सकती है। आई एम नॉट अ रोबोट कि मैं गलती नहीं करूँगी, ठीक है जी, लेकिन कोशिश करूँगी कि गलती ना ही हो। अब इसका अंडर रूट जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू किसकी, अपनी Z2 की। अब Z2 निकल गया तो अपना करंट भी निकल जाएगा I2। करंट क्या होता है, V/Z2। V की वैल्यू सेम है 500 है, और करंट इसकी वैल्यू कितनी आई है अपने रेजिस्टेंस की, यानी कि इम्पीडेंस की, ये आ गया अपनी 98.8। ये कट कटा के हमारा आएगा 5.1 एम्पियर। 5 ही मानो, 1 की भी कोई वो नहीं है, 5 एम्पियर ऑलमोस्ट, ठीक है जी। अब हम φ2 भी निकाल सकते हैं। φ2 क्या आएगा हमारा, tan इनवर्स XL2 डिवाइडेड बाय R2। XL2 की वैल्यू कितनी गिवन थी भाई, ये लगाओ, पुट करो इसमें। XL2 की वैल्यू आई थी अपनी 78.5 और R2 की वैल्यू है 60। तो जो φ2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 52.6 डिग्री। 2 आगे। अब हम इनके लिए फेजर डायग्राम अपना यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर ड्रॉ हो जाएगा तो हम करंट कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, अपने रिजोल्व करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग, उसकी कोरस्पॉन्डिंग चलने के लिए हमें अपना एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इन ब्रांच करंट्स का। फेजर डायग्राम फॉर ब्रांच करंट्स, ठीक है जी। ब्रांच करंट को ही हमने पैरेललोग्राम मेथड से क्या करना है, अपना रिजोल्व करना है कंपोनेंट्स को। यहाँ पे रेफरेंस पे हमने क्या रखना है, क्योंकि हमारा पैरेलल है तो वोल्टेज हमारी क्या रहेगी, कभी भी डिवाइड नहीं होती। रेफरेंस पे हम रखेंगे, एक्स एक्सिस पे ये है हमारी वोल्टेज। अब देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट करंट है ना I1, उसकी जो वैल्यू आई थी ना अपने I1 की वैल्यू, वो आई थी अपना एक तो कैपेसिटर है, आगे चल रहा वोल्टेज, यानी कि ऊपर जाएगा एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में। कितने एंगल से जाएगा वो हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी 46.7, यानी कि 51 एंगल्स। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मेरा एंगल 46.7 डिग्री, ठीक है जी। ये तो करंट हो गया हमारा I1, क्योंकि वोल्टेज को करंट क्या कर रहा है, आगे चल रहा है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ था। सेकंड हमारा क्या आ गया है, दूसरा करंट कौन सा है, ये I2 करंट है, जिसका एंगल थोड़ा बड़ा आया है, कितना है 52.6 है। अब दोनों को जब हम रिजोल्व कर लेंगे ना, दोनों करंट्स को जब हम जोड़ करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा ना दोनों करंट्स का, ये आएगा मेरा I करंट। अब ये कुछ एंगल बनाएगा अपना किसके साथ, इसके साथ फाई, जिसमें हमें कंसर्न, ये हमारा कंसर्न नहीं कितना एंगल होगा, ये हमें पूछ भी नहीं रखा है। जब कंसर्न नहीं है तो हमें इसकी इतनी अभी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। अब हमें निकालना है अपना ये I करंट, ये आई रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। क्या करते हैं हम, नाउ लिख देते हैं स्टेप, नाउ रिजोल्व। अब हमारा एक स्टेप बचा है अपना फाइनल करंट फाइंड आउट करना है। नाउ रिजोल्व द ब्रांच करंट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी यू कैन से एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग और अपना वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। एक्स और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जब भी हम इसको रिजोल्व करेंगे ना इसी सर्किट को, तो हमने क्या देखना है भाई, जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि आपकी कोस में आपके दोनों कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव, लेकिन साइन में आपकी जो I2 है ना नेगेटिव हो जाए, क्योंकि वो बिलो आपके वाई एक्सिस के बिलो, यानी कि वाई एक्सिस ऊपर वाले दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, तीसरा चौथा नेगेटिव। एक्स एक्सिस में क्या होते हैं, पहला और चौथा पॉजिटिव होंगे, दूसरा और चौथे में जो भी पड़ा होगा ना करंट, जो भी कंपोनेंट पड़ेगी वो नेगेटिव आएंगे। अब हमें सबसे पहले हम करते हैं एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि कोस के कॉरस्पॉन्डिंग चले गई, कोस में जाएगी और ये करंट्स की, यानी कि क्या आएगा, एक्स एक्स क्या होगा, I1 कोस φ1, प्लस में जाएंगे ना, दोनों किस में पड़ी हैं, और
कोस मतलब पॉजिटिव भी आएंगे और कोस में तो आएंगे पॉजिटिव है दोनों करंट, क्योंकि दोनों किस में पड़े हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में पड़े हैं। I2 कोस φ2। यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ना करंट्स इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आई थी 5.7, कोस φ1 की वैल्यू कितनी आई, मतलब एंगल पुट करेंगे 46.7 डिग्री, प्लस में I2 की वैल्यू आई थी अपनी 5.1, कोस ऑफ ये डिग्री कितनी थी 52.6 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारा सीधा होगा। कोस 46 किसके इक्विवेलेंट होता है 0.68 प्लस में 5.1 और कोस 52.6 होता है आपका 0.6। जब ये मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू अपनी आएगी 6.973 एम्पियर। ये आ गया अपना आई एक्स यानी कि कोस में करंट की कंपोनेंट को रिजोल्व कर लिया हमने हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकली हम करेंगे तो इसको लिख के आएंगे आई वाई वाई विच वुड बी इक्वल्स टू, अब इसको पे जाएंगे थोड़ा सा। देखो I1 करंट हमारा ना वाई एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा। I1 एंगल रहेगा यहाँ पे साइन, एंगल क्या रहेगा साइन रहेगा, और एंगल साइन φ1। अब ये करंट जो सेकंड करंट है ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें, हमारा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ में हमारा वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम इनको रिजोल्व करते हैं ना कंपोनेंट का, तो वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, I2 आएगा और साइन एंगल आएगा और वैल्यू आएगी φ2। हमारे पास सब कुछ पड़ा है, बस वैल्यू पुट करनी। आई फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने सीधा क्या करना है अंडर द रूट करेंगे आई एक्स का स्क्वायर प्लस में आई वाई वाई का स्क्वायर। दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, यानी कि हमें क्या क्या निकालना था, ये निकालना था एक तो I1 और I2 निकाल